मान लीजिए एयरपोर्ट बेचा गया तो एयरपोर्ट में का दलित और बैकवर्ड का ही बच्चा नौकरी कर रहा था, उसमें हर वर्ग का नौकरी कर रहा था, हर वर्ग को सरकारी तनख्वाह मिल रही थी। तो आज जो प्राइवेट किया गया है जिसमें 12,000 रुपये पर नौकरी बीटेक एमटेक करने वाला लड़का आत्महत्या करेगा, पापा से कहेगा पापा आपने 20 लाख रुपए हमारी एजुकेशन में खर्चा किया है, हम 12,000 में नौकरी करेंगे। एक मूंगफली बेचने वाला भी व्यक्ति कम से कम 20 से 25,000 रुपये कमाता है। सुशासन के लिए चाहिए, कानून का राज चाहिए, जिसके पैर में चप्पल भी ना हो उसको भी एहसास हो कि हाँ मेरी सरकार है और इसमें मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। पहले किसके साथ? बीजेपी साथ तो सरकार बनी? नहीं, पहले समाजवादी पार्टी के साथ गए थे। समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ? नहीं, देखिए तीनों सरकारों को हमने देख लिया बराबर से और तीनों का हमने कार्यकाल देख लिया है। तो कार्यकाल के मुताबिक हमने तीनों को जब मापा है तो हमें ऐसा लगता है कि पर्सनल तौर पर कि बसपा इस बार आनी चाहिए। और जिस तरीके से घोड़े के मुंह में लगाम और गाड़ी में ब्रेक ज़रूरी है, उसी तरीके से मजबूत विपक्ष भी जरूरी है, ये हम सब जान चुके हैं। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। आज मैं खड़ी हूँ कृष्णा नगर में। जैसा कि सभी जानते हैं आज इस समय शाम का समय है, चाय का टाइम है और सभी लोग इस समय चाय पीने में व्यस्त हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और अब मैं कृष्णा नगर में पहुंच आई हूँ और यहाँ के लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगी, बात करने की उनसे कोशिश करूँगी कि इस बार जो ये कृष्णा नगर यहाँ के ये क्षेत्रीय लोग हैं और यहाँ के ये क्षेत्रीय लोग इस बार उत्तर प्रदेश की में जो है इस बार उत्तर प्रदेश में किसको चुनकर लाते हैं, इनका मूड क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आइए मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपको देखा पूरा नीला नीला पगड़ी नीली है आपके गले में, ये बहुजन समाज पार्टी का नीला पट्टा और नीली सदरी, इसका क्या मतलब? पूरा नीला बन के आप चल रहे हैं, क्या मतलब है? सर पहले तो बेटा मैं बता दूं आपको, नीली पगड़ी और नीला पट्टा, और आपने पार्टी की बात की तो हमारी पार्टी नहीं है, हम लोग मिशन के लोग हैं। जो समतामूलक समाज का जो सपना था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उस समतामूलक समाज को लाने की कोशिश की जा रही है और हर वर्ग के लोगों के साथ मिल कर के हम लोग फिर दोबारा से बहन जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप भी शायद रोडों से आई होंगी, लखनऊ में जब आई होंगी, एयरपोर्ट द्वारा आई हों, जैसे भी आई होंगी, तो आपने देखा होगा जो भव्यता देखी होगी लखनऊ की, वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी की है। आप विपक्षियों से भी आप पूछेंगी तो वही कहेंगे काना का जो भी काम हुआ है, आज जो भी काम किया है तो बहन कुंवारी मायावती जी ने किया है। इसके अलावा और किसी ने पूरे 10 साल में किसी ने कोई नया काम नहीं किया। जैसे कि मैं बता दूं, बसपा के बाद जो है समाजवादी पार्टी आई, माननीय अखिलेश यादव जी आए और अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेसवे बनवाया वो भी बहन जी ने नींव रखी थी, आप लोगों को सभी को मालूम होगा। और जो मेट्रो आज चल रही है लखनऊ में, ये भी बहन जी की देन है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज बाबा जी बनवा रहे हैं वो भी बसपा की ही देन है, उसकी भी नींव बहन जी ने ही रखी थी। तो आज तक जो भी पार्टियां रहीं 10 साल तक कोई नया काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया। तो बहन जी का ये इतिहास रहा है, वो कहती नहीं है करती हैं। क्षेत्रीय जनता ने पूरा मन बना रखा है, जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है पूरे 5 साल में, विकास तो नहीं हुआ, विकास हुआ तो प्रताड़ना का हुआ, चाहे वो छात्रों का हुआ हो, चाहे वो शिक्षकों का हुआ हो, चाहे 69,000 भर्तियों का हुआ हो, चाहे 2,500 दरोगा भर्ती का हुआ हो। जॉइनिंग लेटर दे करके 2.5 साल से जो बच्चे बैठे हुए हैं, जिन बहन बेटियों की कमर तोड़वा दी, लाठियां मार मार करके, रोज़गार देने के बजाय उनको लाठियां देने का काम किया। तो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, आप लोगों ने दिखाया भी न्यूज़ चैनल पे कि दौड़ा दौड़ा करके हमारे शिक्षकों को मारा गया है, युवाओं को मारा गया है, युवाओं को ठगा गया है, रोज़गार देने की वजह उनसे रोज़गार छीना गया है। चाहे किसी विभाग को प्राइवेट करने के माध्यम से छीना गया हो या विभाग बंद करने के माध्यम से छीना गया हो। जैसे 2 करोड़ रोज़गार की बात हुई थी, तो 2 करोड़ रोज़गार देने की बजाय आज कम से कम 6.5 करोड़ रोज़गार लोगों के छीन लिए गए हैं। तो लोग मन बनाए बैठे हुए हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस बार अभी आपने बोला कि प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, तो जिस तरह से निजीकरण हुआ है, रेलवे का हुआ है, एयरपोर्ट का हुआ और कई तमाम चीज़ों का हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर देखिए इसका असर पूरे देश की जनता पर कितना पड़ा?
पूरे देश की जनता नहीं, सर्व समाज पे पड़ा है। अब मैं एक आप ये सोच लीजिए, जिसमें भर्तियां निकलती थी तो उसमें एससी और दलित का बच्चा ही नहीं जाता था, या जो विभाग खत्म किए गए, मान लीजिए एयरपोर्ट बेचा गया तो एयरपोर्ट में का दलित और बैकवर्ड का ही बच्चा नौकरी कर रहा था, उसमें हर वर्ग का नौकरी कर रहा था, हर वर्ग को सरकारी तनख्वाह मिल रही थी। तो आज जो प्राइवेट किया गया है, जिसमें 12,000 रुपये पर नौकरी, बीटेक एमटेक करने वाला लड़का आत्महत्या करेगा, पापा से कहेगा पापा आपने 20 लाख रुपए हमारी एजुकेशन में खर्चा किया है, हम 12,000 में नौकरी करेंगे। एक मूंगफली बेचने वाला भी व्यक्ति कम से कम 20 से 25,000 रुपये कमाता है। एक मोची जो जूता पॉलिश करने वाला है वो भी कम से कम 20 से 25,000 रुपये कमाता है। क्या बीटेक एमटेक जिस बाप ने अपने बेटे को कराया है, क्या वो 12,000 की नौकरी अंबानी के यहाँ जा करके करने का काम कर पाएगा? बेटा नहीं करेगा। वो कहेगा पापा हम फांसी लगा लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन 12,000 की नौकरी हम कहीं किसी भी विभाग में नहीं करेंगे। तो हमारे देश को फिर दोबारा से गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है। किसान को आप देख लीजिए, 13 महीने तक हमारे किसान को, जो जीता जागता धरती का भगवान है, जो शहर में अन्न सब्जी दाल तेल सब पहुंचाने का काम कर रहा है, उस अन्नदाता को 13 महीने तक इन्होंने रोड पर बैठा दिया गया। बरसात में, जाड़े में, भरी गर्मी में उनको तड़पाया गया। तो सरकार के बारे में किसी भी तबके का हो, मतलब कहने का मतलब है कि निजीकरण से पूरा देश त्रस्त है, पूरी देश की जनता त्रस्त है, एक कुल मिला के बहुत बुरी तरीके से। आप किसी भी युवा को पूछेंगे, उम्र निकल गई लोगों की, नौकरियों के लिए तरस रहे हैं और उनकी उम्र निकलती जा रही है। जो वैकेंसियां हुई थी, मान लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती पे ही देखिए, आप जो है कम से कम 1.5 साल से धरने पे बैठे हुए हैं। यहीं बगल में जो स्मृति वन है उसमें जा कर के देखिए, 1.5 साल से बराबर बेचारे जो धरने पे बैठे हुए हैं, उन पर लाठियां मारने का काम किया जा रहा है, उनको भर्तियां नहीं दी जा रही हैं। 2,500 दरोगा भर्तियों की ज्वाइनिंग लेटर दे दी गए हैं और 2.5 साल से वो लोग घर में ज्वाइनिंग लेटर लिए हुए बैठे हुए हैं, उनकी शादियां लौट गईं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार दिवाकर है। आप बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं? जी, मुझे बहुजन समाज पार्टी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जो भी काम होता है, पूरे 5 साल काम चला, मशीन से काम नहीं करवाया बहन जी ने, लेबर से काम करवाया और लेबर के घर में रोटी और चूल्हा जला बहन जी के माध्यम से। आज जो भी काम हुआ किसी भी सरकार ने कराया, बाहर की कंपनियों को बुलवा करके, चाहे वो रोड बनवाया हो, चाहे वो मेट्रो में काम किया हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे बनवाए हों, मशीनों द्वारा काम किया गया। बहन जी की सरकार में जितने भी काम हुए सब हाथ से किए गए और लेबर द्वारा किए गए। पूरे 5 साल तक लेबर को रोजगार मिला, व्यवसाय मिला। अंकल जी कह रहे हैं कि जितना भी काम लखनऊ में, यूपी में हुआ है वो बहन जी की सरकार में हुआ, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं। तो इस बार आप लोग किसको चुन रहे हैं? बहन जी को। बहन जी 5वीं मुख्यमंत्री बन रही हैं। बन रही है? कंफर्म है आप? कंफर्म है। कैसे कह सकते हैं कंफर्म है आप? क्योंकि सभी पार्टियां जो लगा रही, सभी कह रही है कंफर्म है। वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनने जा रही, सपा भी कह रही मेरी बनने जा रही, बीजेपी भी कह रही मेरी बनने जा रही, आप सब कह रहे हैं कि बसपा भी बनने जा रही। तो बनेगी तो एक ही की, कैसे बनेगी? बसपा की ही सरकार बनेगी। अच्छा जी, ये गारंटी? हाँ जी। बसपा की सरकार इसलिए बनेगी कि लोगों, मैंने बताया जैसे कि सपा की सरकार देखा, अब सपा में आप देख लीजिए, सपा में एक मुख्यमंत्री नहीं है, उनके परिवार के 40 लोग हैं और 40 लोग मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सपा आते ही, मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप देखिए सपा की गाड़ी झंडा लगी हुई बीच रोड पर खड़ी होती है और उसके अंदर चाय की चुस्कियाँ चलती हैं। मजाल क्या है, पीछे आने वाला आदमी टोक नहीं सकता कि भैया गाड़ी किनारे कर लीजिए, हमारी गाड़ी को निकल जाने दीजिए। और यदि उसने कह दिया गाड़ी को मतलब जो है हटाने के लिए, तो बेचारा लात जूता खा जाएगा। तो उनकी सरकार आते ही भरपूर गुंडा राज शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत बाबू है। क्या बताया? जीत बाबू। जीत बाबू। जीत बाबू जी इस बार किसको ला रहे हैं यूपी में? मैं तो सिर्फ बहन जी चाहिए, बहन जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्यों चाहिए बहन जी, ये बताइए। बहन जी सुशासन के लिए चाहिए, कानून का राज चाहिए, जिसके पैर में चप्पल भी ना हो उसको भी एहसास हो कि हाँ मेरी सरकार है और इसमें मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। सिर्फ इसलिए चाहिए। यहाँ की जनता तो मन बना चुकी है कि बस वो बसपा को ला रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एमएल सिद्धार्थ।
एमएल सिद्धार्थ जी आप भी ये बहुजन समाज पार्टी का जो है गले में पहने हुए हैं, तो आप भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल है। किस तरह से काम कर रहे हैं? मेरा तो एक ही मुद्दा है कि बेरोजगारी को समाप्त करना। बहन जी आएंगी तो बेरोजगारी समाप्त होगी, वरना मोदी जी तो सब चौपट कर दिए। सारी सरकारें आती कहती बेरोजगारी खत्म करेंगे, नौकरी देंगे, फिर कैसे फेल हो जाता है? बहन जी ने करके दिखाया है ना। हाँ, और क्या, तमाम देखिए पुलिस की भर्ती किया और तमाम विभागों में, सिंचाई विभाग में भर्ती किया और बिजली विभाग में भर्ती किया, तमाम विभागों में भर्ती किया उन्होंने। और उन्होंने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भर्ती किया कि शायद किसी भी पार्टी ने अभी तक, किसी पार्टी की सरकार ने अभी तक नहीं किया होगा। ये कह रहे हैं कि रोजगार जो है बसपा ने दिया है, आप क्या कहते हैं? मैडम 28 साल मैंने बसपा को दिया है। अच्छा जी। बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे। 11 लोगों को हमने खुद अपने हाथ से नौकरी दी है और अपने घर में भी नौकरी ली है। क्या नाम है आपका? राज बहादुर साहू। जी मैडम। अच्छा जी, तो आप भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो 19 साल की उम्र से आज तक सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, मतलब आपने तो बहुत दौर देखा है बहुजन बहुत दौर देखा, तब तो समझ नहीं पाते थे कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन जब से आई है। तो इस बार क्या लगता है कि क्योंकि आपने शुरू से लेके अब तक शायद माननीय साहब से ही आप देख रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी को, तो आपको क्या लगता है इस बार 2022 में जो बहुत चैलेंज है एक तरह से, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार आ रही है? मैं खुद ही चैलेंज करता हूँ। मेरी रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन सरकार हम ही बनाए। धीमी क्यों है? क्यों धीमी है? जब धीमी है तो कैसे आएगी? लोग कहते हैं, मीडिया को दिखाना चाहिए कि हम लोग कहते, मीडिया भी कहती है कि बहन जी कहीं दिख नहीं रही, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहन जी दिख रही हैं। हमने जितने भी सूचियाँ जारी की हैं, हम लगभग जीत के आ रहे हैं। पश्चिमी से भी जीत के हम आ रहे हैं 35 से 40 सीट। सर ने तो मूड बना लिया है पूरा कि इस समय बहुजन समाज पार्टी आ रही है, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आप? विवेक दिवाकर नाम है मेरा। दिवाकर जी बताइए, क्या मूड है आपका? इस बार किधर जा रहे हैं? जी, इस बार हम बसपा के साथ जाएंगे। इस बार बसपा के साथ जाएंगे? पहले किसके साथ? बीजेपी साथ गए थे, तभी तो सरकार बनी। नहीं, पहले समाजवादी पार्टी के साथ गए थे। समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, तो क्या हुआ इसका? नहीं, देखिए तीनों सरकारों को हमने देख लिया बराबर से, और तीनों का हमने कार्यकाल देख लिया है। तो कार्यकाल के मुताबिक हमने तीनों को जब मापा है, तो हमें ऐसा लगता है कि पर्सनल तौर पर कि बसपा इस बार आनी चाहिए। और जिस तरीके से घोड़े के मुंह में लगाम और गाड़ी में ब्रेक ज़रूरी है, उसी तरीके से मजबूत विपक्ष भी ज़रूरी है। ये हम सब जान चुके हैं, क्योंकि विपक्ष जब ख़त्म हो जाता है तो घोड़ा जैसे बेलगाम दौड़ता है ना। मतलब इस बार मूड है कि इस बार सपा को छोड़कर हम बसपा को सपोर्ट कर। मैम, गुंडागर्दी नहीं चाहते ना, हम 2 बार मार खा चुके हैं यादवों से। हाँ, बस इस बार गुंडागर्दी। मार खा चुके हैं, और इस बार बसपा के साथ है मैम। बसपा के साथ है, मार नहीं खाना इस बार? ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस बार बिल्कुल। तो मतलब कानून व्यवस्था है बसपा में? लोग कहते हैं कानून व्यवस्था कोई नकार नहीं सकता मैम। किसी से भी आप बात कर लें, भाजपा का पक्ष का आदमी हो, उससे भी आप बात करेंगे तो कोई नकार नहीं। मतलब सपा में कानून व्यवस्था नहीं थी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। दावा करते हैं अखिलेश जी? करते हैं, मैं भी दावा कर रहा हूँ कि बिल्कुल कानून व्यवस्था नहीं थी। आप जा रहे हैं थाने में, जाकर भी किसी इंस्पेक्टर के तमाचा मार करके अपने कैदी को छुड़ा लाते हैं, तो ये कानून व्यवस्था थोड़ा ही ना है। कोई भी मुकदमा चला, योगी जी की में भी कानून व्यवस्था नहीं थी। हमने हाथरस का केस देखा, रात में मिट्टी का तेल डालकर लड़की को फूंका गया, किस तरीके से बताइए। मतलब आपके हमारे डीजी साहब कह रहे हैं कि उसमें सीमन के ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं कर रहा था। योगी जी कोई सेंस वाली बात नहीं कर रहा, वो कह रहा रेप हुआ ही नहीं, लड़कियों को ही पीटा जा रहा है। हमने उन्नाव का केस देखा, सेंगर साहब का, विधायक बने हुए हैं, वो गाड़ियों से चल रहे हैं। सेंगर जी तो पूरी पार्टी में पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं। तो बस वही बात है ना कि गुंडों की सरकार है। उस समय भी सपा भी गुंडों की सरकार है। देखिए योगी जी स्वयं दिवाकर जी बोल रहे हैं कि सपा भी गुंडों की राज है, बीजेपी भी गुंडों की राज है, और इन्होंने सपा को सपोर्ट भी किया, और इस बार जो है बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? देवेश कुमार गौतम। देवेश कुमार गौतम जी। देवेश जी ये बताइए, इस बार क्या माहौल लग रहा है इस क्षेत्र का? इस बार बसपा का बहुत अच्छा माहौल है और बसपा ही सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि सारी मीडिया में जो है सपा और बीजेपी को दिखा रहे हैं, और सपा बीजेपी जो है खाली मीडिया में ही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ में सारे के सारे लोग जो है क्षेत्र में गली मोहल्ले में निकल रहे हैं, जबकि सपा और भाजपा का कोई भी व्यक्ति जो है क्षेत्र मोहल्ले और गली में नहीं निकल रहा है। लोग टीवी चैनल पे दावा करते हैं उनकी सरकार बन रही है, पूरी मजबूती से काम कर रही है, और बसपा तो दिख ही नहीं रही है, ऐसा उनका दावा है, ऐसा वो कह रहे हैं। उनकी सरकार खाली टीवी पे ही और समाचारों पे ही बन रही है, और क्षेत्र में बसपा की सरकार बन रही है। अगर वो टीवी उनके पास इतना ही
क्षमता और कैपेसिटी होती तो अभी तक वो अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है हर एक क्षेत्रों में। हम बसपा के जो है सारे के सारे प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में निकल चुके हैं और गली मोहल्लों में मिल रहे हैं। इससे पता है कि उनके पास कितनी कमी है और हमारे लोगों के पास कितनी जो है कितनी अधिकता है प्रत्याशियों की और सभी लोगों की। अच्छा गौतम जी, इस बार आप लोग जो है इस कैंट विधानसभा से जो अनिल पांडे जी खड़े हुए हैं बतौर प्रत्याशी, तो उनके साथ हैं क्या? जी हाँ, उनके साथ खड़े? जी नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं और अनिल पांडे और जितने भी प्रदेश में प्रत्याशी खड़े हैं हम सभी के साथ खड़े हैं। यहाँ की जनता ने तो पूरा मूड बना लिया है भाई, चाय की चुस्कियों के साथ हमने लोगों के मन को टटोला, लोगों से जानने की कोशिश की कि यहाँ की जनता जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी है उनसे जानने की कोशिश की भाई वो किसको इस बार यूपी में ला रही है। भाई यहाँ के लोगों ने तो भाई दमदार है, लोगों ने बोल दिया है कि भाई इस बार बहुजन समाज पार्टी आ रही है। टीवी चैनलों में कुछ भी बोलता जाए लेकिन जो जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, वो घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और इस बार वो पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी को ला रहे हैं। देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाजत।